हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथ्स और मैथ्स का चैप्टर 4 अध्याय 4 सारणिक। सारणिक क्या होता है हम ये देखेंगे। तो सारणिक जो है ये आव्यूह से निर्मित रचना है। जैसे कि यदि हमारे पास एक आव्यूह a बराबर a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 ये हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह से निर्मित रचना ही क्या है, सारणिक होती है। आव्यूह जो होता है ये एक आयताकार रचना के रूप में होती है, लेकिन जो सारणिक है ये वर्गाकार होता है ना। ये आव्यूह 3x3 क्रम का है। तो जो भी वर्ग आव्यूह हो वो सारणिक कहला जाता है। जैसे कि ये हमारे पास सारणिक हो जाएगा a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। इसे हम क्या एकल दंड के द्वारा दर्शाते हैं। तो सारणिक जो है किसी भी वर्ग आव्यूह से निर्मित रचना है। सारणिक का एक निश्चित मान होता है, लेकिन आव्यूह का निश्चित मान नहीं होता है। इसे कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक सारणिक को किससे दर्शाते हैं, ये डेल a या डेल्टा से। सामान्यतः हम इससे दर्शाएंगे सारणिक को। तो हमारे पास एक सारणिक जैसे कि हमारे पास एक सारणिक है a11, a12, a21, a22। तो इसका निश्चित मान क्या हो जाएगा, a11, a22 माइनस a12, a21। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। ये एक निश्चित मान आएगा। अब जैसे हमारे पास अब हम देखेंगे इस सारणिक में उप सारणिक क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक सारणिक है a11, a12, a21, a22। तो इसका अवयव a11 का उप सारणिक क्या होगा। ये टॉपिक आपके चैप्टर में थोड़ी सेकेंड प्रश्नावली में दिए हुए हैं, लेकिन हम इसे अभी पढ़ेंगे क्योंकि बाद में ये काम आएंगे, है ना। इसका उप सारणिक क्या होता है ये देखेंगे। तो a11 का उप सारणिक हम देखेंगे। तो इसमें जैसे उप सारणिक को किससे डिनोट करते हैं, m11 से, ठीक है। तो इसका उप सारणिक क्या हो जाएगा, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़कर जो मान आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उप सारणिक। जैसे a11 का उप सारणिक क्या हो जाएगा, a11, a12, a21, a22। इसका उप सारणिक मतलब इसकी पंक्ति और इसके कॉलम को छोड़कर जो बचेगा वो क्या कहला जाएगा, इसका उप सारणिक। तो यहाँ पर a22 अवयव a11 का उप सारणिक है। अब अवयव a12 का उप सारणिक क्या हो जाएगा, अवयव a12 का उप सारणिक, इसे हम दर्शाएंगे m12। क्योंकि उप सारणिक को माइनर्स कहते हैं इसलिए इसे m से डिनोट करेंगे। तो a11, a12, a21, a22। तो जिसका हमें उप सारणिक निकालना है उसकी पंक्ति और कॉलम को छोड़कर जो बचता है उसे हम क्या कहेंगे, उप सारणिक। तो a12 का उप सारणिक हो जाएगा a21, ठीक है। अवयव a21 का उप सारणिक क्या हो जाएगा, अवयव a21 का उप सारणिक हो जाएगा m21 से इसे डिनोट करेंगे। तो a21 क्या हो जाएगा, जैसे a11, a12,
A21 A22, तो इसका उपसारणिक, इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसकी पंक्ति और इसके कॉलम को छोड़कर, इसको छोड़कर जो बचेगा वो क्या कहला जाएगा, इसका उपसारणिक। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A12। ये क्या कहला जाएगा, अवयव A21 का उपसारणिक। इसी प्रकार अवयव A22 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M22 बराबर A11 A12 A21 A22। तो इसमें बताइए हम किसकी पंक्ति छोड़ेंगे और किसका कॉलम, A22 की पंक्ति और इसी का कॉलम को छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉलम और इसकी पंक्ति को छोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू उपसारणिक की आ जाएगी A11। ये क्या कहला जाएगा, अवयव A22 का उपसारणिक। ठीक है, अब हम देखेंगे कोफैक्टर मतलब सहखंड। यदि हमारे पास एक सारणिक A बराबर A11 A12 A21 A22 है तो इसके अवयव का सारणिक क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है Aij बराबर -1 की पावर I प्लस j Mij यहाँ पे क्या है, उपसारणिक। उपसारणिक का मान हम निकालना देख चुके हैं ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। तो ये M11 की वैल्यू क्या है, M11 का मान हम निकाल चुके हैं। जैसे ये हमारे पास सारणिक है तो M11 क्या हो जाएगा, यहाँ से A22 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 की पावर 2 A22, तो ये हो जाएगा A22। इतना समझ आ गया, ये ठीक है। अब हम इसी प्रकार देखेंगे A12 है यदि हमारे पास, तो -1 की पावर 1 प्लस 3 M12, तो जब हम ये करेंगे तो हो जाएगा -M12 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास M12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A11 A12 A21 A22। तो इसकी पंक्ति और कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा -A21। ये क्या कहला जाएगा, M12 की वैल्यू है ना। अब हम देखेंगे यदि हमारे पास एक सारणिक 3x3 क्रम का है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास 3x3 क्रम का एक सारणिक है। तो इसके उपसारणिक का मान कैसे होगा, तो A11 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, A11 का उपसारणिक क्या आ जाएगा हमारे पास, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, M11 से। तो उसकी पंक्ति और कॉलम को छोड़कर, है ना, बाकी जो बचेगा वो क्या कहला जाएगा, इसका उपसारणिक। तो इसके उपसारणिक की वैल्यू हो जाएगी A22 A23 A32 A33। और इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करके। तो M11 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी A22 A33 माइनस A32 A23। ये क्या आ जाएगा, M11 का मान। इतना ठीक है। अब हम देखेंगे A12 का उपसारणिक क्या होगा। A12 का उपसारणिक से M12 से डिनोट करेंगे। तो M12 के लिए इस पंक्ति और इस कॉलम को छोड़कर हमारे पास आएगा A21 A23 A31 A33। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, M12 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A21 A33
माइनस A31 A23 और A13 का उपसारणिक आ जाएगा M13 बराबर हो जाएगा, इसकी पंक्ति और कॉलम को छोड़कर हमारे पास आ जाएगा A21 A32 माइनस A31 A22। इस प्रकार हम प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यदि हमारे पास एक सारणिक 3x3 क्रम का है तो उसके अवयव का सहखंड कैसे निकालेंगे। हमारे पास यहाँ एक सारणिक A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है, तो इसके हम अवयव का सहखंड को फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो A11 के कोफैक्टर को मतलब किसी भी अवयव का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो Aij, इस कोफैक्टर को Aij से डिनोट करते हैं -1 की पावर i प्लस j और Mij। यहाँ Mij क्या है, उपसारणिक है। उपसारणिक हम निकालना देख चुके हैं ना। तो जैसे Aij, i और j, जैसे i की वैल्यू यहाँ 1 और j की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। M11 का मान क्या है, उपसारणिक है ना। तो उपसारणिक यहाँ क्या हो जाएगा, A22 A33 माइनस A32 A23 है ना। ये हो जाएगा A22 A23 A32 A33। इसी प्रकार हम अन्य अवयवों का भी सहखंड निकाल सकते हैं। -1 की पावर 1 प्लस 2 M12 इक्वल टू -1 की पावर 3। ये हो जाएगा A21 A23 A31 A33। मतलब स्पष्ट है कि यदि ये दोनों विषम हैं तो इनका योग सम हो जाएगा। यदि दोनों विषम हैं तो इनका योग सम होकर ये प्लस में आएगा, और यदि एक सम दूसरा विषम है तो इनका योग विषम आकर माइनस में होगा। इस प्रकार यदि दोनों i और j विषम हैं तो ये प्लस में होगा, उसका सहखंड प्लस में होगा, लेकिन यदि एक सम दूसरा विषम है तो ये माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर भी वही होगा, यदि एक सम दूसरा विषम है या दोनों विषम है तो इनका योग प्लस में होकर इसके सहखंड की वैल्यू प्लस में आ जाएगी। इस प्रकार हम अन्य सहखंड भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा A22 इक्वल टू M22 A23 इक्वल टू माइनस M23 A31 इक्वल टू M31 A32 इक्वल टू माइनस M32 A33 इक्वल टू M33। ठीक है, अब हम निकालना देखेंगे किसी भी सारणिक का निश्चित मान। यदि हमारे पास एक वर्ग आव्यूह 2x2 क्रम का है ना, तो इसकी निश्चित वैल्यू क्या होगी ये हम देखेंगे। तो हमारे पास ये एक आव्यूह है 2x2 क्रम का, तो इसका निश्चित मान क्या हो जाएगा, A11 A22 माइनस A21 A12। इनका क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। इतना तो सिंपल है। अब हम देखेंगे यदि हमारे पास 3x3 क्रम का एक आव्यूह है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये 3x3 क्रम का यदि हमारे पास एक आव्यूह है
तो इसका हम मान कैसे निकालेंगे? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A11 इंटू A11 का किस में गुणा करना है? ये क्या कहला जाएगा? ये कहला जाएगा उप सारणिक A11 का। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? M11 से। इसके बाद माइनस आ जाएगा A12 M12 प्लस A13 M13। यहाँ पर कोफैक्टर सहखंड लगाना है ना? तो M11 ये किसका सहखंड हो जाएगा? A11 का। माइनस M12 किसका हो जाएगा? A12 का। और M13 किसका हो जाएगा? A13 का। इसकी वैल्यू A11 ये हो जाएगा A22 A23 A32 A33 माइनस A12 A21 A23 A31 A33 प्लस A13 A21 A22 A31 A32 A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस हो जाएगा A12 A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस हो जाएगा A13 A21 A32 माइनस A31 A22। इतना ठीक है। इस प्रकार हम 3x3 क्रम के सारणिक का मान निकाल सकते हैं, है ना? अब हम देखेंगे 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का पहला एग्जाम्पल क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बिल्कुल सरल सा। इसका क्या हो जाएगा? डेल बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? 2 4 5 माइनस 1। इसका मान क्या जाएगा? जल्दी से बताएं। हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इंटू 4 तो -2 माइनस 20 तो ये जाएगा -22। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि एग्जाम्पल में आंसर 18 आया है। आप ध्यान से देखिए, बुक के एग्जाम्पल में 2 4 माइनस 5 माइनस 1 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 4 ये हो जाएगा -2 प्लस 20। इसका आंसर हो जाएगा 80। ठीक है। इस प्रकार हम अन्य उदाहरणों से प्रश्नावली सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे के उदाहरण अगले पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।